नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण विष्णु आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे थे आपके अध्यापक तृतीय श्रेणी टेस्ट सीरीज है आपके 2.0 में लेवल फर्स्ट की बात करेंगे। हिंदी से संबंधित जो प्रश्न थे उस पर चर्चा करने वाले। इसमें देखो आपके सामने है पहला जो प्रश्न आ रखा है, वर्षा का उचित बहुवचन है। कौन सा है? वर्षा का बहुवचन क्या होगा? वर्षाएं, वर्षों, वर्षा, वर्षागण। तो सीधा सा स्पष्ट उत्तर है हमारा कौन सा होगा? वर्षा शब्द होगा। कौन सा? वर्षा शब्द है। इसका बहुवचन हमारा क्या बनेगा? सी विकल्प इसमें एकदम सही उत्तर होगा। भाई क्या होगा? सी विकल्प इसमें सही उत्तर होगा। फिर अगला जो प्रश्न आपके सामने आ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? बताइएगा भाई। दर्शन शब्द है, हस्ताक्षर शब्द है, जनता शब्द है या बाल शब्द है? कौन सा शब्द है जो बहुवचन नहीं है? जी, सिंपल सा प्रश्न है। दर्शन शब्द है, दर्शन बहुवचन में होता है, हस्ताक्षर बहुवचन में होता है, बाल बहुवचन में होता है, समाचार बहुवचन में होता है, लेकिन जनता शब्द है वो कौन सा है? आपका एक वचन है, बहुवचन। बहुवचन नहीं है। तो कौन सा विकल्प होगा? सी विकल्प इसमें आपका एकदम सही उत्तर होगा। ये तो आपका कौन सा है भाई? बहुवचन में है। कौन से? बहुवचन में। और ये किस में होगा? एक वचन में प्रयुक्त होता है। किस क्रमांक में संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं? ही, सही बात है, भीड़ है लेकिन समाचार हो गया। लोग है, नियम है, आकाश है। लोग, नियम, आकाश है। चांदी है, मिठास है, बचपन है। देखो, द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं होती है एक वचन में होता है, भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द एक वचन में होता है। तो बचपन शब्द है, भाववाचक संज्ञा शब्द है हमारा, बच्चा के साथ में पन बन जाएगा। मीठा के साथ में आस, मिठास बन जाता है। चांदी आपके द्रव्यवाचक में आ जाती है। तो कौन सा? द्रव्य या पदार्थवाचक जो हम पढ़ते हैं संज्ञा के प्रकार में, जातिवाचक में। ठीक है, तो यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा? ये एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने, आगरा का बहुवचन बताइए क्या? ये देखो, आगरा, आगरा कई बार प्रश्न आ चुका है आपके सामने कि आगरा का बहुवचन क्या होगा। जयपुर का बहुवचन क्या होगा भाई? है, जयपुर का क्या होगा? सीकर का क्या होगा? बीकानेर का क्या होगा? गंगानगर का क्या होगा? तो देखो, आगरे, आगरों, आगरे बहुवचन नहीं होता है। क्या बहुवचन नहीं होता? आगरा का आगरा ही होता है भाई। क्या होगा? आगरा का आगरा ही होता है। नेक्स्ट देखो, हेतु हेतु मद भूत का उदाहरण बताइए। हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण बताना है जी। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, यही होगा। यानी देखो, तुम आते, ता ती ते का प्रयोग किया जाता है। किसका होता है? हेतु हेतु मद भूतकाल में क्या आता है? ता, ती और ते। क्या होता है? ता ती ते, तो वो जाता है हेतु हेतु भूतकाल हो जाता है। और गा गे गी का प्रयोग हो जाता तो वो कौन सा हो जाता? भविष्य हो जाता है, हेतु हेतु मद गा। यदि मैं इसको ऐसे कहता, यदि तुम आओगे तो मेरा काम बन जाएगा, तुम आओगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो विकल्प आपका कौन सा सही होगा भाई? पहला विकल्प सही होगा। कौन सा? पहला विकल्प एकदम सही उत्तर होने वाला है। उसने पूरे घर की सफाई कर दी। कर दी वाक्य में काल बताइएगा। आसन भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है। उसने पूरे घर की सफाई कर दी थी। क्या? दी थी। तो वो कौन सा कहलाता है? पूर्ण भूतकाल कहलाएगा। कौन सा? पूर्ण भूतकाल कहलाएगा। वाक्य आपका एकदम सही उत्तर होगा। कौन सा? बी विकल्प एकदम सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध करवाता है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध करवाता है, वह क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है, वृत्ति कहलाता है, पक्ष कहलाता है या काल कहलाता है? तो कौन सा विकल्प सही होगा? काल कहलाता है। क्या? काल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो आगे, बूढ़ा कमरे में सोया हुआ है। क्या प्रश्न आ रहा है? कि बूढ़ा कमरे में सोया हुआ है, तो कौन सा होगा? आ है, ई है, ए है, तो वह कौन सा कहलाता है? हमारा आसन भूतकाल कहलाता है। कौन सा है? आसन भूतकाल कहलाता है। तो विकल्प आपका कौन सा कहलाता है भाई? पहला विकल्प इसमें एकदम सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट आता है, हरीश खाना खाकर, देखो
खाना खाकर सो गया, एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, तो जिसमें कर या करके जुड़ा रहता है तो वह हमारी कौन सी कहलाती है भाई? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती। कौन सी क्रिया कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता तो पहली वाली क्रिया जो समाप्त क्रिया होती है वह हमारी कौन सी कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो विकल्प आपका इसमें क्या होगा? एकदम डी विकल्प होने वाला है। कौन सा? डी विकल्प सही होगा। ठीक है, तो ये हमारे संबंधित प्रश्न थे, किसके भाई? हिंदी से प्रश्न रिलेटेड थे। और इसमें वाच्य परिवर्तन, सॉरी कौन सा आपके परिवर्तन वाला था, कौन सा? व्याकरणिक कोटियों में जो आपके लिंग वचन काल कारक जो टॉपिक दिए जाते हैं, और जिसमें आपको हेतु कौन सा? काल, और हमने पढ़ी किसके संबंधित प्रश्न थे आपके भाई? वचन संबंधी प्रश्न के बारे में चर्चा की। ठीक है मित्रों, तो इस अंक में बस इतना ही है। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम। Hello students, this is Kartar Singh here and I welcome all of you on Prayas EduHub platform. देखिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन जो हैं ये आर्टिकल वाले क्वेश्चंस हैं और इसमें तो पहला क्वेश्चन है, एन इज लुकिंग फॉर न्यू जॉब। एन एक नई जॉब की तलाश कर रही थी। लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, ये आ जाएगा ना, ए एन द में से ए यूज कर। अगला क्वेश्चन देखिए, आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। मैं 8 बजे ब्रेकफास्ट लेता हूँ। तो ब्रेकफास्ट जो है उससे पहले आर्टिकल यूज नहीं होता। जो नेम ऑफ मील्स हैं, भोजन के नाम, इनसे पहले आप आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो नो आर्टिकल। आंसर क्या कर देंगे? सी। वेयर देयर इज लाइफ देयर इज होप। लाइफ और होप ये अनकाउंटेबल नाउन है और इनके साथ आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, जीरो आर्टिकल होगा। वेयर देयर इज लाइफ देयर इज होप। जहाँ जिंदगी होती है वहाँ उम्मीदें होती है ना। जब तक सांस है तब तक आस है, सब कुछ है। ऑनरेरी सेक्रेटरी इज वन हु इज नॉट पेड फॉर हिज सर्विसेज। ऑनरेरी सेक्रेटरी, ऑनरेरी में एच है बट ये एच साइलेंट है तो एन आएगा। एन ऑनरेरी सेक्रेटरी, एक जो ऑनरेरी सेक्रेटरी होता है इज वन हु इज नॉट पेड फॉर हिज सर्विसेज, जिसको उसकी सर्विसेज के लिए पे नहीं किया जाता, अवैतनिक पद होता है। एन ऑनरेरी सेक्रेटरी, एन यूज करेंगे। हिज फादर इज एन एमएलए। एम में भले कॉन्सोनेंट शुरू हो रहा है पर इसको एम बोलते हैं। एम में शुरू में देखो ये वोवल साउंड है, एम। मैं नहीं है, शुरू में ए है, वोवल साउंड है तो एन है। एन एमएलए, एन एमपी, एन आरएएस, है ना, एन एफबीआई एजेंट, एन यूज हो। बेटर सोल्यूशन कैन स्टिल बी वर्कड आउट। एक और अच्छा सोल्यूशन कैन स्टिल बी वर्कड आउट, तो आप यूज कर सकते हैं। बेटर सोल्यूशन, बेटर सोल्यूशन, ये यूज हो। और यूज करते नहीं, दो कंपेरेटिव साथ गलत होता है, द बेटर नहीं, सुपरलेटिव द बेस्ट आ जाता, बट ए बेटर सोल्यूशन। वी कुड बेयरली गेट एनी इन्फॉर्मेशन। हमें मुश्किल से कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो पाए। एट द एयरपोर्ट पीपल सीम टू हैव आइडिया अबाउट द फ्लाइट। ये क्वेश्चन जो है डिटरमिनर का क्वेश्चन, डिटरमिनर है। L1 में वैसे डायरेक्ट सिलेबस में नहीं दे रखे हैं, तो ठीक है, फिर भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। वी कुड बेयरली गेट एनी इन्फो, हमें मुश्किल से कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पीपल सीम टू हैव आइडिया अबाउट द फ्लाइट्स, यहाँ बहुत कम लोगों को है आइडिया होता है फ्लाइट। मैनी पीपल सीम टू हैव, कई लोगों को आइडिया होता है फॉर एट द एयरपोर्ट। ए लॉट ऑफ, ओनली, ओनली अ फ्यू पीपल सीम टू हैव सम आइडिया अबाउट द, केवल थोड़े से लोगों को पता होता है, आइडिया होता है। ये करेंगे, केवल थोड़े से लोगों को पता होता है कुछ, अदरवाइज बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट पे सूचना, कर्मचारी होते हैं केवल उन्हीं को, जबकि एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग होते हैं। रामायण इज आर एपिक, रामायण एक एपिक है और एपिक और स्क्रिप्चर से पहले द लगता है, द लग जाए। और लास्ट क्वेश्चन है, मूवी वॉज सो एब्सॉर्बिंग दैट शी बिग। मूवी इतनी एब्जॉर्बिंग थी कि वो रोने लगी। जिस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं वो शायद बोलने वाले को पता है और सुनने, कॉन्टेक्स्ट यूज दोनों को पता है। इस मूवी कल रात को देखी थी, वो बहुत ही एब्जॉर्बिंग थी, रोने ही लगी। पता है तो आर्टिकल देखा। दोस्तों ये आपके क्वेश्चन थे आर्टिकल के, और इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन great time. हाँ जी, 2.0 टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 10
ये जनरल साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 124 इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, अर्थात अपने को पूछा जा रहा है क्या है भाई, गलत है। पहला कथन है घर्षण बल प्रतिरोधी बल होता है, जी हाँ विरोध करता है, सही कथन है एकदम। घर्षण बल विद्युत चुंबकीय बल है, हाँ जी इलेक्ट्रॉन के आवेश का स्थानांतरण होता है जब घर्षण होता है, तो ये भी सही बात है। घर्षण बल का मान संपर्क सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर होता है ये बात गलत है भाई। कभी भी घर्षण है ना आपेक्षिक गति के ऊपर निर्भर करता है। दो सतहों के मध्य होने वाली आपेक्षिक गति रिलेटिव मोशन के ऊपर जरूर डिपेंड करता है, लेकिन संपर्क क्षेत्रफल के ऊपर कभी भी निर्भर नहीं करता है। तो ये कथन क्या है आपका, गलत है इसमें। और सीमांत घर्षण बल का मान क्या होता है, सर्वाधिक, तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका सही। तो यहाँ का जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि गलत कथन कौन सा है, तो गलत कथन है आपका सी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी। दो वस्तुओं पर बारी बारी से समान बल लगाने पर उनमें उत्पन्न त्वरण का अनुपात 2:5 है, तो वस्तुओं के द्रव्यमानों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भाई F इक्वल टू क्या होता है, अरे ma होता है। F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। दो वस्तुओं पर बारी बारी समान बल लगा रहा है, क्या लगा रहा है, एक समान बल लगा रहा है। ठीक है, तो अपने को एक समान बल लगा रहा है, तो यहाँ पे ये m1 और ये हो गया आपका a। दूसरा हो जाएगा F इक्वल टू m2 a2, दोनों कंडीशन में समान बल लगाया गया, त्वरणों का मान अलग है। तो m1 बराबर हो जाएगा F1 अपॉन a1 और m2 बराबर हो जाएगा F अपॉन a2। ठीक है, m1 अपॉन m2 बराबर F a1 बटे F a2। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, तो बराबर क्या आ जाएगा, m1 अपॉन m2 इक्वल टू a2 अपॉन a1। ठीक है, तो एक का मान कितना है 5 और इसका मान कितना है 2, तो 5 अनुपात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। असुमेलित है। ठीक है, चुंबकीय बल टेस्ला, गलत बात। चुंबकीय बल खुद एक बल है, तो इसका मात्रक होगा आपका न्यूटन। तो यही आपका क्या है, असुमेलित है। बाकी सारे क्या है, सुमेलित है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का होता है, सही है। आवेग का यही होता है कि ग्रा इंटू मीटर पर सेकंड, बाहर का होता है आपका न्यूटन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। 10 ग्राम द्रव्यमान का एक कारक, ठीक है, पानी पर तैर रहा है, तो कोर में क्रियाशील नेट बल का मान। देखो रे, जब कोई वस्तु पानी के ऊपर तैर रही है तो दो बल कार्य कर रहे हैं। एक बल कार्य कर रहा है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। और ऊपर की ओर बल कार्य कर रहा है कौन सा, उत्प्लावन बल। कौन सा बल कार्य कर रहा है, उत्प्लावन बल। ठीक है, तैरने का अर्थ है कि दोनों बलों का मान आपस में क्या है, बराबर है। और दोनों बल आपस में बराबर है, तो नेट बल का मान क्या हो जाएगा, 0। तैरने की कंडीशन होती है कि जब क्रिया गुरुत्वाकर्षण बल और उत्प्लावन बल का मान क्या हो, बराबर हो, तो 0 हो जाएगा भाई नेट बल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 में, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे की ओर बढ़ता है। गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल के कारण, नहीं जी भाई गलत बात है। गाड़ी द्वारा घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल के द्वारा, ये भी गलत बात है। घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, गलत बात है। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से, अपन देखो अपने पंजे का जोर लगाते हैं, पंजे का जोर लगा रहे हैं, पृथ्वी अपने ऊपर प्रतिक्रिया बल लगा रही है, तब अपन तैरे हैं। ठीक है, चल पाते हैं। तो ये कौन से नियम का उदाहरण है, क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है भाई। इसका उदाहरण है ये क्रिया प्रतिक्रिया का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी राइट आंसर हो जाएगा। एक कार अपने गंतव्य के 1/3 भाग को 40 किलोमीटर पर आवर तथा शेष भाग को 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्या करती है, तय करती है। तो औसत चाल ज्ञात करनी है। क्या करनी है भाई, औसत चाल पूछ रहा है। तो कुल दूरी कितनी मान लेते हैं अपन, डी मान लेते हैं। कुल दूरी कितनी है, डी है। ठीक है, कुल दूरी आपकी डी है। अब बोल रहा है आपको कि 1/3 भाग है ना, वो 40 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से क्या कर रहा है, अगला तय कर रहा है। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 डी गुणा
ठीक है, और कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, d1 बराबर d/3। ठीक है, ये हो गया d1 का मान। यहाँ से आप t1 निकाल लीजिए, t1 निकालेंगे तो क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दूरी कितनी है 1/3d बटे कितना आ जाएगा 40, तो t1 बराबर कितना आ गया आपका 120 आवर, d बटे 120 आवर। ये t1 का मान आ गया। ऐसे ही आपको t2 का मान निकालना पड़ेगा। किसका मान निकालना पड़ेगा भाई, t2 का मान निकालना पड़ेगा। तो t2 कितना हो जाएगा, d2 माइनस d1। कोई दिक्कत आपको? ठीक है, तो ये d1 का मान रख दीजिए यहाँ पे जो आपके सामने है, और इसको किससे गुणा कर दीजिए, 60 से गुणा कर दीजिए। 60 से गुणा करने के बाद में आपको औसत चाल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। औसत चाल, औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। एक समय आपके सामने t1 ये है, दूसरा t2 निकालिए। यहाँ से निकाल के इसमें फॉर्मूले में रखेंगे, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 51.4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 51.4 किलोमीटर पर आवर। एक भाग को मैंने सोल्व करके आपको बता दिया है। सेम आपको यहाँ ये मान यहाँ रखना है, इससे घटाइए। घटाने के बाद में आपके सामने d2 का मान आ जाएगा। d2 का मान आते ही आप t2 का मान निकाल लीजिए। t2 का मान निकालते ही क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा भाई। और t2 का मान आएगा आपके d/90 आवर। कितने आएगा, d/90 आवर। फिर इसको आगे आप सोल्व कर लेना। हाँ, कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है, तो साइकिल के पहिए क्या दर्शाते हैं। देखो रे भाई, साइकिल के पहिए दो गति दर्शाएंगे। एक तो वो जो साइकिल का पहिया है ना, वो घूम रहा है अपनी अक्ष के चारों ओर, तो ये तो कौन सी गति हो गई, वर्ताकार या वर्तीय गति हो गई। ठीक है, और एक साइकिल का पहिया आगे चल के डिस्टेंस भी तय कर रहा है, तो ये कौन सी गति हो गई, स्थानांतरित गति। तो वर्तीय और स्थानांतरिय गति। F=ma किस न्यूटन के गणितीय रूप है। देखो, बल की जो परिभाषा होती है, बल की जो परिभाषा होती है, यह आपको प्राप्त होती है प्रथम नियम से। और जो बल की समीकरण है, ये प्राप्त होती है अपने को द्वितीय नियम से। तो क्या हो जाएगा, दूसरा नियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, द्वितीय नियम, दूसरा नियम। किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है P=mv। फॉर्मूला क्या होता है, P=m, अर्थात द्रव्यमान पे और वेग पे। तो देख लीजिए ऑप्शन द्रव्यमान एंड वेग, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन थे जो क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं लाजन सैनी और प्रयास एजो हब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको करवाऊंगा ज्योग्राफी के प्रश्न, है ना। और ये देखेंगे हम ज्योग्राफी के प्रश्न में। देखो, आपका जो क्वेश्चन है, सबसे पहले वर्ल्ड लेवल का प्रश्न आपका दे रखा है। अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है। अफ्रीका और यूरोप को अलग करने वाली जलसंधि, तो इसमें आपका सीधा सा आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जलसंधि। जिब्राल्टर जलसंधि अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है, याद रखना। यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। अच्छा देखो, बेरिंग जो जलसंधि है, बेरिंग जो जलसंधि है, ये उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है। उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करने वाली जलसंधि का नाम है बेरिंग जलसंधि। अच्छा, डेविस जो जलसंधि है, ये ग्रीनलैंड को बेफिन एक द्वीप है, बेफिन द्वीप से अलग करती है। बेफिन द्वीप से अलग करती है कौन सी, डेविस जलसंधि। और मैगेलन जो जलसंधि है, ये दक्षिणी अमेरिका को फ्यूगो से अलग करती है। दक्षिण अमेरिका को फ्यूगो से अलग करती है। एक द्वीप है ये, फ्यूगो द्वीप से अलग करती है। और बेरिंग, ये जो मैगेलन जलसंधि है, दोस्तों याद रखना, ये जलसंधि प्रशांत महासागर को अंटार्कटिक महासागर से जोड़ती है। प्रशांत को अंटार्कटिक से जोड़ती है, दक्षिण अमेरिका को फ्यूगो द्वीप से अलग करती है। जिब्राल्टर जलसंधि जोड़ती किस किस को है, तो देखो ये जोड़ती है अंटार्कटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर से जोड़ती है
जबकि अलग करती है अफ्रीका को यूरोप से। बेरिंग जो जल संधि है ये प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। आर्कटिक महासागर से जोड़ती है कौन सी? बेरिंग जल संधि। उसके बाद में देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न अपना है मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसको कहते हैं? मध्य रात्रि के सूर्य का देश दोस्तों, मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं सीधा डायरेक्ट नॉर्वे। नॉर्वे यूरोप में पड़ता है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। जापान को कहते हैं सूर्य उदय का देश, सूर्योदय का देश जापान, सूर्योदय का देश जापान, और मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे। मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं किसको? नॉर्वे को। याद रखना इंग्लैंड को कहते हैं डूबते सूर्य का देश, डूबते हुए सूर्य का देश, डूबते सूर्य का देश कहते हैं किसको? इंग्लैंड को। तो 3 याद रखना, सूर्य से संबंधित प्रश्न हमेशा आता है एग्जाम में। डूबते सूर्य का देश इंग्लैंड, सूर्योदय का देश जापान, मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे। के बाद में देखते हैं अगला प्रश्न, तकला मकान का मरुस्थल, तकला मकान का मरुस्थल कौन से देश में है? सीधा सा आंसर हो जाएगा चीन। तकला मकान का मरुस्थल चीन में है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल और नाम है सहारा, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है, दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है सहारा। जबकि दोस्तों याद रखना विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है और नाम आता है गोबी का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल। और ये जो गोबी का मरुस्थल है ये स्थित है मंगोलिया में। कहां पर है? मंगोलिया। गोबी का मरुस्थल विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, और सबसे गर्म मरुस्थल है सहारा। जबकि तकला मकान का मरुस्थल है चीन। और भारत और पाकिस्तान वाले को तो आप जानते ही हो, भारत में जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है थार का मरुस्थल। हालांकि ये 2 देशों में फैला हुआ है। थार का मरुस्थल कितने देशों में? 2, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। और भारत में तो इसको कहते हैं थार का मरुस्थल, जबकि पाकिस्तान में इसको कहते हैं चोलिस्तान, पाकिस्तान में कहते हैं चोलिस्तान। थार का मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है थार का मरुस्थल। जबकि दुनिया में सबसे कम जो घनत्व है वो मंगोलिया वाले गोबी के मरुस्थल में सबसे कम घनत्व पाया जाता है। जबकि तकला मकान का जो मरुस्थल है ये चीन में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, चांदी उत्पादन में कौन से देश का पहला स्थान है? चांदी उत्पादन में मेक्सिको का पहला स्थान है। दोस्तों ये मेक्सिको उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, सबको पता होगा, उत्तरी अमेरिका में स्थित है मेक्सिको। चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, विश्व में सबसे ज्यादा चांदी उत्पादन होती है मेक्सिको में। और इसकी खान है, और ये बड़ी खान है, सबसे प्रसिद्ध है। खान का नाम है चहु अहुआ, ये खान का नाम है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तांबा उत्पादन में चिली का पहला स्थान है, तांबा उत्पादन में चिली का पहला स्थान है। चिली में तांबे की एक सबसे बड़ी खान है, नाम है चुक्कीकामाटा, जो कि तांबे की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है ये चुक्कीकामाटा। चीन का तो आपको पता ही है, बहुत सारे खनिजों में पहला स्थान है। टंगस्टन में चीन का प्रथम स्थान है, टंगस्टन में चीन प्रथम है। कोयला उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है, और सोना उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है, और मैग्नीज उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। तो चीन का प्रथम स्थान है। अच्छा भारत की बात करें तो भारत का तो अबरक उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अबरक जो है वो भारत से निकाली जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा अबरक बताओ कौन से देश से निकाली जाती है? भारत। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा ये एंजिल जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात। और ये एंजिल जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात वाटरफॉल, और दोस्तों ये है
एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में। ये वेनेजुएला है और वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल। दोस्तों ये जो जलप्रपात है, इस जलप्रपात का निर्माण करती है एक नदी है जिसका नाम है ओरोनिको। ये नहीं है, इसकी एक सहायक नदी है छोटी सी, और उस नदी का नाम है कैरो नदी। कैरो नदी दुनिया का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात बनाती है। एंजिल जलप्रपात बनाती है, एंजिल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई मानी जाती है लगभग 979 मीटर, यानी कि लगभग 1 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई मानी जाती है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात, जो कि कौन से देश में है? वेनेजुएला। और ये वेनेजुएला जो है दोस्तों, ये पड़ता है दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो आपको सबको पता ही होगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कूंचिकल, कूंचिकल जलप्रपात, और ये पड़ता है कर्नाटक में। और दूसरे नंबर पर आता है जोग, या जिसको कहते हैं गरसोपा, और ये भी कर्नाटक में। दोनों कर्नाटक में, कूंचिकल और जोग, गरसोपा कर्नाटक। उसके बाद में देखते हैं अगला प्रश्न, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, तो देखो इसका तो आंसर हो जाएगा माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों यदि विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियों की बात करें, एशिया की सबसे ऊंची चोटी है, एशिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। ऊंचाई का तो आपको पता ही होगा 8,848 मीटर, और ये देश पड़ता है नेपाल। कौन से देश में है? नेपाल में। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, और ये पड़ती है तंजानिया में, तंजानिया देश में। 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिन्ले। ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी ये पड़ती है अलास्का प्रांत में, अलास्का प्रांत में स्थित है ये। और इसका एक नाम और है, इसी को कहते हैं डेनाली, माउंट डेनाली, माउंट डेनाली। ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, और दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एंकाकागुआ, एंकाकागुआ। ये दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, अंटार्कटिका सबसे ऊंची चोटी है माउंट विल्सन, या इसको माउंट मेसन मैसिफ भी कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियुस्की, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी। क्लियर? चलते हैं आगे, अगला प्रश्न। डार्क कॉन्टिनेंट्स, डार्क कॉन्टिनेंट्स के नाम से प्रसिद्ध महाद्वीप कौन सा है? डार्क कॉन्टिनेंट्स कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। इसको अंधकार में, डार्क का मतलब होता है अंधकार, अंधकार में महाद्वीप कहते हैं, अंधकार में महाद्वीप। दोस्तों इसी को कहते हैं, अफ्रीका को कहते हैं काला महाद्वीप, काला महाद्वीप कहते हैं। इसी को पिछड़ा महाद्वीप कहते हैं, पिछड़ा महाद्वीप, पिछड़ा महाद्वीप। और इसी को कहते हैं सर्वाधिक, सर्वाधिक संभावनाओं वाला महाद्वीप, संभावनाओं वाला महाद्वीप। इसी को कहते हैं भविष्य का महाद्वीप, भविष्य का महाद्वीप। बताओ कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया का तो देखो, ऑस्ट्रेलिया को तो
प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ये तो प्यासी भूमि का देश है, कंगारुओं का देश है, कंगारुओं का देश इसी को कहते हैं, कंगारुओं का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं महाद्वीपीय महाद्वीपीय देश। ये देश भी है और महाद्वीप भी है। यूरोप को कहते हैं प्रायद्वीपीय महाद्वीप, इसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीपीय महाद्वीप। और अंटार्कटिका को कहते हैं बर्फीला महाद्वीप। ये बर्फीला महाद्वीप होने के कारण इसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, श्वेत महाद्वीप। इसी को कहते हैं विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। कौन से महाद्वीप को? अंटार्कटिका। आपका आंसर हो जाएगा अफ्रीका, डार्क कॉन्टिनेंट। अगला प्रश्न देखो, सहारा मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? सहारा मरुस्थल अफ्रीका में, अफ्रीका, सहारा मरुस्थल अफ्रीका, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल। और इसमें जनजाति निवास करती है बुद्धू, बुद्धू जनजाति निवास करती है सहारा में। याद रखना, किर्गिज जो जनजाति है ये अरब मरुस्थल में निवास करती है, अरब मरुस्थल में किर्गिज जनजाति निवास करती है। बुशमैन जो जनजाति है ये कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है, कालाहारी मरुस्थल, बुशमैन जनजाति। और पिग्मी जो जनजाति है ये कांगो बेसिन में निवास करती है, कांगो बेसिन पिग्मी, पिग्मी कांगो बेसिन में निवास करती है। तो आपका यहां पर आंसर हो जाएगा बुद्धू। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? देखो पहली सब जानते होंगे, विश्व की पहली, या मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ी, पहली या सबसे बड़ी मीठे और ताजे पानी की झील, ताजे पानी की झील तो है सुपीरियर। और ये तो है उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और दूसरी पूछिए, दूसरी विक्टोरिया है, दूसरी है विक्टोरिया। और दोस्तों ये जो विक्टोरिया झील है अफ्रीका महाद्वीप में, और इसी विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील। टीटीकाका, टीटीकाका विश्व की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची नौकायन योग्य झील है, नौकायन योग्य झील है। और ये पड़ती है बोल्विया में, बोल्विया, दक्षिणी अमेरिका। डल तो आपको पता ही होगा जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर डल झील। भारत की सबसे ऊंची, भारत की सबसे ऊंची नौकायन योग्य झील है, नौकायन योग्य झील है डल। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा आपका विक्टोरिया। अगला प्रश्न, और दोस्तों अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन इतने ही थे, मिलते हैं फिर कभी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद। अब बात करते हैं लेवल 1 के मैथ्स प्रश्नों की। निम्न में से कौन संख्या अभाज्य संख्या मुझसे पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या मतलब जिसमें किसी का भाग ना जाए। अब आपको आइडिया दिख रहा है कुछ कौन कौन से नंबर जो किसी और से डिवाइड हैं, जैसे कि इसके अंकों का योग हमारे पास क्या है 9, 3 से कट रहा है तो ये अभाज्य नहीं है। ऐसे 715 ये 5 से डिवाइड हो रही है, ये भी नहीं है। इन इसको और इस 2 नंबर हमारे पास बचते हैं, इन 2 नंबर की बात करते हैं। सबसे पहले 323, तो 323 के नजदीक स्क्वायर नंबर कौन सा है? 324, 18 का स्क्वायर है
तो आपको 2 से चेक करना है। बताओ क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है? नहीं। अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, 7 का लगाओ। 7 चौक 28 नहीं जा रहा। 7 के बाद क्या बात करें? 11 की। 11 का भाग भी नहीं जा रहा। 13 का, 13 दूनी 26 नहीं जा रहा। 13 के बाद 17 का, 17 का लगा के देखो। ठीक है, 17 एकम 17, 17 नाम 153, तो ये भी 17 से डिवाइड है, यानी ये अभाज्य नहीं है। ऑप्शन बी इकलौता बचा, ऑप्शन नंबर बी अभाज्य है। निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्या है सहभाज्य? सहभाज्य मतलब को प्राइम। को प्राइम मतलब जिनका एचसीएफ कितना हो बेटा? 1 हो। जिनका एचसीएफ क्या हो बेटा? 1 हो। इन दोनों का एचसीएफ 1 है, बिल्कुल सही बात है। इन दोनों का एचसीएफ क्या है? एचसीएफ यहां पर 3 है। इनका एचसीएफ क्या है? इनका एचसीएफ बेटा 7 है, और इनका एचसीएफ क्या है बेटा? 4 है। तो आंसर कौन सा है बेटा? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास 4200 के गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। 4200 के फैक्टर पूछ रहा है मुझसे। तो 4200 के फैक्टर कैसे आएंगे बेटा? तो आएंगे 42 गुणा 100 करके, तोड़ो उसको। 42 का मतलब 6 गुणा 7, ठीक है भाई। 42 का मतलब 6 गुणा 7, 6 का मतलब क्या होगा? 2 गुणा 3 गुणा 7, और 100 का मतलब 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 25 गुणा 4, ठीक है। 2 की पावर 3 हो गया है, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। अब मुझसे क्या बोल रहा है? गुणनखंडों की संख्या। तो नंबर ऑफ फैक्टर अगर आपको निकालने हो तो क्या करोगे आप? पावर को एक एक बढ़ा लो। तो 3 और 1 4, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 4 दूनी 8, 8 से 24 दूनी 48। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए बेटा? ऑप्शन नंबर ए 48 इसका वैल्यू आ गया। अगला है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल किया जाए तो क्या होगा बेटा? उसका मान हमेशा क्या होगा? सदैव एक शून्य संख्या होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। सदैव एक सम संख्या होगी, शून्य क्या सम संख्या होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। और 2 को जब किसी भी संख्या से गुणा किया जाता है तो हमेशा एक सम संख्या इसका परिणाम होता है। 229309 में 9 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या है? 9 का स्थानीय मान क्या है? 9000, और उसमें से अंकित मान कितना है? 9 घटा लो, 8991। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। इनमें से कौन सी संख्या 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली परिमेय संख्या है? तो 9.20 लिख दूं क्या इसको मैं? चलो अभी मत लिखो। 9.2 से बड़ी, ये तो 9.15 छोटी है, तो 9.55 बड़ी है, 10.67 तो इससे भी बड़ी हो गई है, और 9.08 इससे छोटी है। तो इकलौता आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 से बड़ी 30 से छोटी ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ऐसी कितनी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य है? ठीक है, एक और स्वयं से विभाज्य है। 2 से बड़ी तो 3, इनको क्या बोलते हैं? जो एक और स्वयं से डिवाइड उसको बोलते हैं अभाज्य। तो देखो 2 से बड़ी क्या है? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, यही संख्याएं हैं जो केवल इन दोनों के बीच में आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पर आंसर आएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, 9 इसका राइट आंसर हो गया। 1 से 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आता है? 20 बार होता है। कैसे? जिसे मैं लिख देता हूं, एक आइडिया देता हूं। 5, 15, 25, इस तरह चलते तो 95 तक सब में 5 आएगा। ठीक है, इकाई दहाई नहीं बोला, 5 का उपयोग यहाँ पर हो रहा है, 10 बार हो रहा है। और ऐसे अगर मैं बोलूं 50 से लेकर स्टार्ट करूंगा, 50, 51, 52 सब में देखूंगा तो 55, देखो 55 में 1 5 यहाँ, 1 5 इसमें ले लो, और लास्ट में 59 तक, तो 10 नंबर ये 10 और 10 20 बार प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी। पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। जोड़ो पहली 8 का 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19, यही है पहली 8। 1 2 3 4 5 8। अब जोड़ो तो ये हो गया 30 और 30 60, करेक्ट। 60 और 10 70, 70 और 77, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। वैसे 10 तक का याद रखो, 129 होता है। चलिए, तो इस तरह से हमारे मैथ्स के प्रश्न कंप्लीट हुए।